एकदम सही बात है। तो हमने अभी शुरुआत जब की है इस सेशन की, तो इसमें हमने आपको सबसे पहले क्या बताया? इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि हायाबुसा 2 मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो जेक्सा ने लॉन्च किया है। किसके अध्ययन के लिए किया है दोस्तों? टोरीफुने नामक एक क्षुद्रग्रह है, उसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है। ये कब तक? 2031 तक इसका अध्ययन करेगा। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन हो जाएगा? सेरेस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि क्षुद्रग्रह कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा जो मतलब क्षुद्रग्रह पाया जाता है। और अभी आपको पता है शुक्रयान के लिए भी हम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। एक हम लोगों को मिशन लॉन्च करने हैं, शुक्रयान, इतना शुक्रयान मिशन हम लोगों ने लॉन्च करना है, ठीक है, 28 में। अब इसके लिए जो है भारत प्लस जापान, ये दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और शायद आपको पता ना हो तो बता दूं, जापान जो है ना, इसने लकड़ी का उपग्रह बनाया था, लकड़ी का उपग्रह बनाया था जिसका नाम था लिग्नोसैट। जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसको नाम था दोस्तों लिग्नोसैट है अपना, लिग्नोसैट जो था, इसने लकड़ी का उपग्रह बनाया था। अभी जापान की प्रधानमंत्री जो है वो कौन है दोस्तों? सानो तकाइची हैं। सानो तकाइची हैं। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। और जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उगते हुए सूरज जो होता है ना, उगते हुए सूरज है, सूरज का क्या कहते हैं दोस्तों? देश कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। अब इसमें जब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में, शुक्र इसको जो है ना पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इस शुक्र को ही सुबह और सांझ का तारा कहते हैं। सुबह एवं यत्ना सांझ का क्या कहते हैं दोस्तों? तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कहते हैं सबसे गर्म ग्रह भी इसी को कहते हैं। शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शुक्र को कहते हैं, याद रख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट अगर किसी देश के पास है, तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट मतलब किसी के पास है, यानी कि तो किसी ग्रह के पास है, तो कौन है? ये शनि के पास है। तो कोई ये मालूम है, ये 4 जो आपको प्लैनेट दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूरज के नजदीक होने के कारण ये ठोस संरचना में बदल गए। और ये जो है सूरज से दूर होने के कारण ये गैसीय अवस्था में अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो इन पे जीवन तो असंभव है, जीवन असंभव है, लेकिन इन पे एक बार जीवन पॉसिबल हो सकता है। हाँ, लेकिन शुक्र पे जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ये सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि बुध जो है पृथ्वी सूर्य से काफी नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बताते हुए साथ साथ में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है इसमें साथ साथ में आपको बताते हुए चल रहे हैं, ताकि कोई भी समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको ना हो। ठीक है, अच्छा, टाइटन किसका उपग्रह है बताइएगा कोई? टाइटन किसका उपग्रह है? ठीक है, टाइटन किसका उपग्रह है ये बताइए। टाइटन किसका उपग्रह है बताइए। और ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके ऊपर एनुअल लिंक पाए जाते हैं? बताइए, सभी लोग बताइए। ठीक है, टाइटन किसका? बिल्कुल सैटर्न का उपग्रह है, सैटर्न का उपग्रह है इतना, सैटर्न का उपग्रह है, याद रख लीजिएगा। बताइए सभी लोग, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके ऊपर वार्षिक वलय पाए जाते हैं, यानी कि एनुअल लिंक पाए जाते हैं? पेपर में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, याद रख लेना। जैसे कि शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी के ऊपर जो है ना 4 ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर एनुअल लिंक पाए जाते हैं, ये पेपर में कई मरतबा हमसे पूछा गया है। कि एनुअल लिंक जो है कौन कौन ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो कोई जो शनि है ना,
ये जो शनि, इनके बीच में देखो एनुअल लिंक होता है। उसके बाद देखो बृहस्पति, इनमें भी एनुअल लिंक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यूरेनस में भी देखने को मिलता है, नेपच्यून में भी देखने को मिलता है, नेपच्यून में भी देखने को मिलता है। यानी कि चारों ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर जो है एनुअल लिंक पाए जाते हैं, एनुअल लिंक पाए जाते हैं। ये पेपर में कई बार हमसे पूछा जाता है और इसको कई लोग सॉल्व नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार 197 देशों में 197 देशों में भारत का पासपोर्ट में कौन सा स्थान रहा है। देखो एक होता है दोस्तों ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होता है, एक होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रख लिया, दोनों अलग अलग इंडेक्स हैं। जैसे कि मान लो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी भारत जो है अभी वर्तमान समय में आज 8 जुलाई के दिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना, 8 जुलाई के दिन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम लोग क्या है दोस्तों 78 स्थान पे हैं। इसमें नंबर 1 पे कौन है दोस्तों, सिंगापुर है। इसमें नंबर 1 पे कौन है दोस्तों, सिंगापुर है। ये अलग इंडेक्स है और ये जो इंडेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल अलग इंडेक्स है, ये बिल्कुल अलग इंडेक्स है। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के जो स्थान है 125वां स्थान है, 125वां स्थान है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। अगर पूछे या इतना, इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, मोबिलिटी पर, ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड पर और निवेश पर, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर। इन 3 चीज़ों पर फोकस करके इस डेटा को जारी किया जाता है। 197 देशों में 197 देशों में इतना देशों में 197 देशों में भारत 125वें स्थान पे है। 125वें स्थान इतना 125वां स्थान इतना स्थान पर है। भारत जो है 125वें स्थान पे है। अब यहाँ जाहिर सी बात है, जब 125वां आपको बता रहा हूँ तो पहला दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड इसमें 1 2 3 स्थान पे हैं। पहला लिख लीजिएगा 1 2 और 3। पहले लिख लीजिएगा दोस्तों स्वीडन लिख लेना, फिर इसके बाद स्विट्जरलैंड लिख देना, स्विट्जरलैंड लिख देना, स्विट्जरलैंड लिख देना। और इसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे, फिनलैंड लिख देना। तीसरा लिख दीजिएगा फिनलैंड लिख देना, फिनलैंड लिख देना। ये 1 2 3 स्थान पे है, 1 2 3 स्थान पे। ये पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं आपके और पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ अभी के बारे में तो अभी हम लोग 125वें स्थान पे, लेकिन 2024 में सॉरी 26 वाला अभी डेटा हम लोगों के पास प्राप्त हुआ, इसमें हम लोग 125वें स्थान पे हैं। लेकिन जो 25 का जो डेटा प्राप्त हुआ था हम लोगों को, तो 2025 में हम लोग इसमें कितने कौन से स्थान पे थे, 1 2 4 स्थान पे थे। 1 2 का 4 हम लोग 1 2 के 4 स्थान पे थे, 1 2 के 4 स्थान पे थे। ग्लोबल सिटीजन क्या क्या बोल रहे हैं सब लोग, ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन द्वारा ये डेटा को जारी किया जाता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, जारी करने वाली संस्था। तो ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन इसके द्वारा क्या किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ना वो अलग इंडेक्स है और ये जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है ये अलग इंडेक्स है, याद रख लीजिएगा। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 124वें स्थान पर था, 2026 में 197 देशों में 125वें स्थान पे। स्वीडन टॉप पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है और फिनलैंड तीसरे पे है। फिनलैंड क्या है दोस्तों, उसमें तीसरे पे है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अभी वर्तमान समय में 78वें स्थान पे 8 जुलाई को। ये रातों रात चेंज हो सकता है अभी पढ़ा रहा हूँ इतना 1 घंटे बाद भी चेंज हो जाएगा इतना। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इतना घटिया इंडेक्स है, याद रख लीजिएगा। सर प्लीज गो लिटिल स्लो। बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्या, हमको तो नहीं लगता है बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत स्पीड है क्या, बताइएगा तो जरा। कई भाई बंधुओं का कहना है सर थोड़ा सा स्लो। भाई साहब ऑलरेडी स्लो है हम, ठीक है, ऑलरेडी हम स्लो है। कितना स्लो पढ़ा है, थोड़ा सा कमेंट में बड़ा कर देता हूँ। चलिए, बहुत स्लो है क्या हम, और मैं बहुत तेज है क्या हम, बता दीजिएगा तो जरा। देखो मोबिलिटी, लाइफ स्टैंडर्ड्स और इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीजों पे फोकस किया जाता है। इन 3 चीजों पे इसमें फोकस किया जाता है आता, इसके अनुसार इस डेटा को जारी किया जाता है, ठीक है। कोई बताएगा प्रेस में हम लोग कौन से स्थान पे, प्रेस में हम लोग कौन से स्थान पे, शांति में हम लोग कौन से स्थान पे,
प्रेस में शांति में हम लोग कितने स्थान पे हैं बताइए, प्रेस में शांति में हम लोग कौन से स्थान पे हैं। और साथ ही साथ जेंडर गैप इतना, जेंडर गैप इतना, जेंडर गैप में हम लोग कौन से स्थान पे, ये तीन चीजों का डाटा बताइए, ये तीन चीजों का डाटा बताइए, बताते हुए चलिए थोड़ा, तो बताते हुए चलिएगा। ठीक है, एक चीज याद रख लीजिए, हमारा एक बैच, ठीक है, केवल एक ही फोन में चलेगा। अगर दूसरे फोन में अगर आप चलाएंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, आपको नया बैच लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो ऐप में इस तरीके का फंक्शन है, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इतना, उसके लिए आपको जो है पेनल्टी उसमें देना पड़ता है 2,000 रुपए, तब जाके आप वापस से वो खोलेगा। उससे अच्छा आप दूसरा बैच ही ले लीजिए। ठीक है, अगर हमारा कोई जैसे कि ये लोग होता है ना, एक फोन से दूसरे फोन में अगर 2 बार कर लेते हैं, 2 बार करने के बाद ऑटोमेटिकली तीसरी बार ब्लॉक हो जाता है, फिर 2,000 रुपये उसको खुलवाने का लगता है इतना। ठीक है, एप्लीकेशन के पास सर्वर पे लोड हो जाता है, वो उसको खोलता है, उसके उसमें भी समय लग जाता है 30 से 35 दिन का। ठीक है, तो एक फोन में हमारा एक ऐप, एक क्लास हमारा एक ही फोन में चलेगा, दूसरे फोन में नहीं चलेगा। जो बात है क्लियर है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बाद में मत कहना कि सर जी आपने बताया नहीं था, शुरू में भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूँ। ठीक, ना 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 ना, ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रेस में तो 157 स्थान पे है, शांति में 127 पे है ना हम लोग शायद इस समय, शांति में तो हम लोग शायद 127 पे चले गए हैं क्या, शांति में हम लोग 127 पे चले गए हैं क्या, बताइए तो सब लोग। 2026 में शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? हाँ 127 पे चले गए, जेंडर गैप में 131 पे चले गए हैं, जेंडर गैप में 131 पे चल गए हैं, 131 पे चले गए हैं, 131 पे चल गए हैं, याद रख लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रही तेजन बाई किस पारंपरिक लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये मालूम है, ये मालूम है किससे? पंडवानी, ये कला के लिए प्रसिद्ध है, पंडवानी कला से संबंधित है। मतलब कि ये क्या कहते हैं, स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, मतलब स्टोरी के माध्यम से महाभारत की कथा को ये सुनाती हैं, या स्टोरी के माध्यम से किसके दोस्तों, महाभारत की कथा को ये सुनाती हैं। ठीक है, स्टोरी गा करके सुनाना, पंडवानी का मतलब है, पंडवानी का मतलब है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, स्टोरी के या फिर गा करके, इतना गा के, याद रख लीजिएगा, महाभारत, महाभारत इतना, महाभारत की इतना कथा, कथा सुनाना, सुनाना बैठ कर, इतना बैठ कर, इतना बैठ करके। अभी हुआ क्या है दोस्तों, इनका जो 5 जुलाई को, इतना 5 जुलाई को क्या हो गया है दोस्तों, इनका हो गया है निधन। 5 जुलाई को इनका हो गया क्या है दोस्तों, निधन। 5 जुलाई 2026 को इनका क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। पूरा लिख लीजिएगा डेट, 5 जुलाई 2026 को इनका हो गया है निधन। और कितने वर्ष की आयु में हो चुका है इतना, ये तो 70 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। 70 साल, इतना 70 साल की जो आयु है ना, 70 साल की आयु में इनका क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों गा करके महाभारत की कथा ये सुनाती थी बैठ करके, याद रख लीजिएगा, कथा ये सुनाती थी इतना, ये बैठ करके। तो इनको कई सारे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं, पेपर में इनसे अवार्ड से संबंधित चीज़ों के बारे में भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ 1988 में इनको पद्मश्री दिया गया, 1988 में इतना, 1988 में इनको क्या क्या मिला दोस्तों, पद्मश्री मिला, पद्मश्री, पद्मश्री इनको मिलता है 1988 में। फिर उसके बाद आप देखोगे पद्म भूषण 2003 में मिलता है, 2003 में इनको पद्म भूषण मिलता है, 2003 में इनको क्या है दोस्तों, पद्म भूषण, इतना पद्म भूषण, पद्म भूषण मिलता है 2003 में इनको, पद्म भूषण मिलता है। फिर इनको 2019 में पद्म विभूषण मिलता है, 2019 में इनको क्या मिलता है दोस्तों, 2019 में इनको पद्म यत्ना, पद्म यत्ना विभूषण मिलता है, विभूषण, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है। उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ, इनको संगीत एकेडमी अवार्ड भी 1995 में मिल चुका है, संगीत एकेडमी अवार्ड इतना, संगीत एकेडमी इतना, संगीत जो है एकेडमी इतना, संगीत एकेडमी इतना, एकेडमी, एकेडमी अवार्ड, संगीत एकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। कब दोस्तों, 1995 में, 1995 में, 1995 में। ठीक है, तो इतना हाल ही में चर्चा में रही तीजन बाई, हाल ही में चर्चा में रही तेजन बाई किस पारंपरिक लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो पांडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसको, पांडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, पांडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। फुदू कोआ अवार्ड इनको 2018 में मिला था, फुदू कोआ अवार्ड इनको 2018 में दिया गया था, फुदू कोआ अवार्ड इनको 2018 में दिया गया था। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए तेजन बाई का संबंध किस राज्य से है जिनका निधन हो गया, ये भी तो पूछ सकता है कि किस राज्य से संबंधित थी। ये तेजन बाई जो थी ना, ये मालूम है कहाँ से संबंधित थी दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी, ये छत्तीसगढ़ इतना
छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी, छत्तीसगढ़ की इतना, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी इतना, रहने वाली थी, रहने वाली थी इतना, रहने वाली थी इतना, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। तो इनसे संबंधित ये पंडवानी से संबंधित थी, गा करके महाभारत की कथा सुनाती थी बैठ करके। और इनका जो है 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया और छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। 1988 में पद्मश्री मिला, 2003 में पद्म भूषण मिला, 2019 में पद्म विभूषण मिला, संगीत अकेडमी अवार्ड कब मिला दोस्तों? 1995 में मिला। और फूदू ओवा, फुडू ओवा याद रख लीजिएगा, फुडू ओवा अवार्ड 2018 में इनको मिलता है, फुडू ओवा अवार्ड 2018 में इनको मिलता है, फुडू ओवा अवार्ड 2018 में इनको मिलता है। लिख लीजिएगा दोस्तों, फुडू ओवा अवार्ड इनको कब मिलता है दोस्तों? फुडू ओवा अवार्ड इनको कब मिलता है दोस्तों? 2018 में मिलता है। फुडू ओवा अवार्ड इनको 2018 में मिलता है। ये मालूम में बहुत जरूरी है, ये पेपर में आएगा जरूर, इतना ये पेपर में आएगा जरूर, ठीक है, ये पेपर में आएगा जरूर। पेपर में प्रश्न इनसे बनेगा कि इनको कौन सा अवार्ड कब मिला था। फुडू अवार्ड 2018 में, संगीत अकेडमी अवार्ड 1995 में, पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण और 2019, ठीक है, ठीक है। और मालूम है ये कहाँ, ये रायपुर में 70 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब ये भी पूछ सकता है कि निधन हुआ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है लेकिन रायपुर में निधन हुआ है। रायपुर में क्या हुआ दोस्तों? रायपुर में निधन हुआ है, रायपुर में निधन हुआ है, रायपुर में निधन हुआ है, ठीक है। एम्स रायपुर में इनका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के गनियारा गांव में जन्मी थी। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन गांव में, तो छत्तीसगढ़ में एक गांव है दोस्तों गनियारा, छत्तीसगढ़ में एक गांव है दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा दोस्तों गनियारा, इतना गनियारा, गनियारा गांव, गनियारा गांव से ये बिलोंग करती हैं, गनियारा गांव से बिलोंग करती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गनियारा गांव में से जन्मी थी, याद रख लीजिएगा, जन्मी थी, याद रख लीजिएगा। महाभारत की कथा ये बैठ करके गा करके सुनाती थी, बैठ करके गा करके सुनाती थी, इसलिए इनका नाम तेजन बाई का प्रसिद्ध है। इसलिए तेजन बाई का नाम क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है, याद लीजिए। इसलिए तेजन भाई का नाम जो है प्रसिद्ध है, इसलिए तेजन भाई का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसिद्ध हो जाएगा, इतना। इसीलिए तेजन भाई का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, मेनली तो इसीलिए हो जाएगा, मेनली जो क्या हो जाएगा, इसी के लिए ये तेजन बाई जानी जाती थी, ठीक है। तो कौन कौन इसके पहले इनको जानता था बताइए, कौन कौन इनको जानता था? कौन कौन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनको जानते थे तेजन बाई को? बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो तेजन बाई को जानते थे, तेजन बाई को जानते थे, बताइएगा जरा। जो तेजन बाई को अच्छे से जानते थे, तेजन बाई को अच्छे से जानते थे, सभी लोग प्लीज आंसर बताइएगा। बताइए कौन कौन ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो तेजन बाई को जानते थे? ठीक, आई डोंट नो, बिल्कुल हमको पता है ये सारी चीजें, आप कहाँ से याद रखिएगा, आप लोग तो इंस्टाग्राम रील वाले हैं ना, कहाँ से याद रहेंगे। करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल का कॉम्बो बैच हमने लॉन्च कर दिया है मात्र 299 में, और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा है, चैप्टर वाइज नोट्स है, मंथली मैगजीन है, ई बुक आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी बैचेस को ले लिए, तैयारी में लग जाए, क्योंकि आज से हम लोग इसमें जुलाई शुरू कर रहे हैं, आज से हम लोग इसमें जुलाई 2026 की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 6 से 8 जुलाई को अंकटाड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की मीटिंग की अध्यक्षता भारत ने किस शहर में कर रहा है? भले अंकटाड के कंज्यूमर जो है दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पहले तो भारत कर रहा है इसकी अध्यक्षता, और अध्यक्षता कर कहाँ पे रहा है? जनेवा में कर रहा है, ठीक है। ये हो कहाँ रहा है दोस्तों? जनेवा में हो रहा है, जनेवा में हो रहा है। पहली बात, जो अंकटाड है इतना, अंकटाड इतना, अंकटाड, अंकटाड, ये आपसे पूछेगा कि भैया ये बनता कब है दोस्तों, ये बनता कब है? सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि जो अंकटाड होती है इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में होती है, 1964 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? जेनेवा में हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका? जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। और अंकटाड की जो अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों? अध्यक्षता हमारा प्यारा भारत कर रहा है, अध्यक्षता हमारा प्यारा भारत कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है दोस्तों? अध्यक्षता भारत कर रहा है, और कहाँ कर रहा है दोस्तों? जेनेवा में कर रहा है। अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये बात सही है। ये अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों? हमारा इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन कहाँ पे कर रहा है दोस्तों? जेनेवा में कर रहा है। और भारत की ओर से इसमें कौन, कब से कब तक इसकी बैठक चल रही है दोस्तों? 6 से लेकर 8 जुलाई तक, 6 से 8 जुलाई तक इसकी बैठक चलेगी, यानी कि आज तक ही चलेगी,
ठीक है। आज 8 जुलाई है, आज ही तक इसकी बैठक चलने वाली है। और इसमें भारत की तरफ से कौन गई हैं दोस्तों, तो निधि खरे। भारत की तरफ से इसमें कौन गई है दोस्तों, निधि खरे जो है, निधि छिप्पा नहीं है, निधि खरे है इतना, निधि खरे जो है इसमें भारत की ओर से यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। भारत की ओर से यहाँ पे क्या किए दोस्तों, पार्टिसिपेट किए हैं, याद रख लीजिएगा। ये भारत की ओर से क्या किए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो हो सकता है कि आपको निधि खरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कई लोगों को निधि छिप्पर भी दे सकता है, और कई लोग वहां पर मालूम है जानबूझ के ऑप्शन में निधि छिप्पर भी देगा और निधि खरे भी देगा। तो अंकटाट की बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों, जनेवा में आयोजित की गई। किसने अध्यक्षता की, भारत ने की। भारत की ओर से कौन गया, निधि खरे गई। अंकटाट बनता कब है, 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा में है। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है। इसमें अगर एग्जामिनर को प्रश्न बनाना होगा ना, तो बस इतने से ही प्रश्न बनाएगा। अगर मान लो एग्जामिनर को मूड सनक गया कि हम तो प्रश्न बनाइबे करेंगे, तो वो यहीं से प्रश्न बनाएगा, वो यहीं से प्रश्न बनाएगा, ये आप मान के चलना। एग्जामिनर का अगर मूड सनक गया कि पुष्पराज आप झुकेगा नहीं साला, ठीक, तो बस वो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, चलिए। प्रिंस यदुवंशी जी कह रहे हैं सर टुडे इज माई एनिवर्सरी, तो हैप्पी इतना एनिवर्सरी प्रिंस यदुवंशी जी। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी। तो पार्टी दीजिए पहले, तब ऐसे थोड़े काम चलेगा। ठीक है, सूखा सूखा एनिवर्सरी कैसे मनेगा। ठीक है, पार्टी दीजिए। ठीक है, पार्टी दीजिए सभी लोग। एक बार प्रिंस यदुवंशी जी को जरूर से बोल दीजिए हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दीजिए सभी लोग, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दीजिए सभी के सभी लोग। ठीक, चलिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की हारने के बाद। देखो हुआ क्या है ना मेरे भाई, मैच चल रहा था नॉर्वे वर्सेस क्या दोस्तों, ब्राजील का। ब्राजील मैच हार जाता है, और ये ब्राजील के ही खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्तों, ये ब्राजील के ही खिलाड़ी हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप ने किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो नेमार ने की है। इसने नेमार ने की है। और ये कहाँ के लिए खेलते हैं दोस्तों, ये ब्राजील के लिए खेलते हैं। ये नेमार जो है कहाँ के खिलाड़ी दोस्तों, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। कहाँ के दोस्तों, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। अब तक करियर में इन्होंने 80 गोल किए हैं। करियर में इन्होंने क्या किए दोस्तों, 80 गोल किए हैं। करियर में इन्होंने क्या किए हैं, 80 गोल किए हैं। लेकिन अभी नॉर्वे के दौरान मैच चल रहा था, हारने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी है। ना 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 हे गुड बाय बाय बाय, गुड बाय बाय ना 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 हे। अच्छा, कोई बताएगा हायाबुसा मिशन 2 किसने लॉन्च किया था। हायाबुसा मिशन, हायाबुसा 2 मिशन किसने लॉन्च किया था, बताइए सब लोग। हायाबुसा 2 मिशन किसने लॉन्च किया था, कमेंट करते हुए आंसर बताइए प्लीज, कमेंट करते हुए आंसर बताइए। चलिए बताइए। ब्राजील के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। और आपको पता होगा जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप जो है कनाडा, मैक्सिको, मैक्सिको इतना, मैक्सिको और प्लस यूएसए इतना, यूएसए, इन 3 जगहों पे आयोजन किया जा रहा है। मैक्सिको से शुरुआत होती है, मैक्सिको से शुरुआत होती है, मैक्सिको से शुरुआत होती है। ठीक है, मैक्सिको से शुरुआत होती है, याद रख लीजिएगा। फिलहाल 80 साल मतलब 80 गोल इन्होंने अपने करियर में किए, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, बिल्कुल। जैक्सा ने लॉन्च किया, जैक्सा ने लॉन्च किया। अरेबियन सी में खोजी गई डीप सी फिश का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम थोड़ा सा साइटोपस इतना, साइटोपिस इंडिका हो जाएगा, साइटोपिस इंडिका हो जाएगा, साइटोपिस इंडिका हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और इस प्रायद्वीपीय भारत में इधर आप देखोगे अरब सागर है, इधर देखोगे अरब इतना, अरब सागर है, अरब सागर है। और इधर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की क्या है दोस्तों, खाड़ी है। इधर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। और इधर आप देखिएगा हिंद महासागर है। इधर क्या है दोस्तों, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो ये याद लीजिएगा, साइटोपस इंडिका जो है दोस्तों अरेबियन सी में खोजी गई डीप सी फिश का नाम क्या है दोस्तों, साइटोपस इंडिका हो जाएगा, साइटोपसिस इंडिका हो जाएगा, साइटोपसिस इंडिका हो जाएगा। इस अरब सागर में आप देखोगे एक द्वीप समूह देखने को मिलेगा जिसका नाम है लक्षद्वीप, जिसका नाम क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ये 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। वही बंगाल की खाड़ी में जाइएगा तो अंडमान यतना और निकोबार यतना, यहाँ पे अंडमान, अंडमान है, अंडमान है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, निकोबार है, निकोबार है, निकोबार है। और अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और कार निकोबार को लिटिल निकोबार से ही 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, अब श्री विजयपुरम है, श्री विजय इतना, श्री विजयपुरम है, श्री विजयपुरम है, श्री विजयपुरम है। और अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में आ रहा है कि एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सरकार इस चीज़ को दबा रही है। कल हमने कई यूट्यूबर्स के माध्यम से कई चीज़ों को रिसर्च किया तो पता चला एक वायरस बहुत तेजी से अंडमान में बहुत तेजी से फैल रहा है, और सरकार इसको छुपाने का काम कर रही है। सरकार
सरकार इसको छुपाने का काम कर रही है। अब देखो कुछ ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन जब पता चलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये देखो ये अंडमान निकोबार 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की सैंडल पीक हो जाएगी। स्टैम्पिंग जनजाति इतना सैम्पिन जनजाति आपको यहीं पाई जाती है। सेंटली जनजाति, सैम्पिन जनजाति सब आपको यहीं पे पाई जाती है, सब आपको यहीं पाई जाती है, ठीक है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना हुआ है। लक्षद्वीप और रत्ना, कोई मेरे को बताएगा लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितना? 8 डिग्री चैनल है, याद रख लीजिएगा। और यहाँ भारत है, और भारत के जस्ट बगल में आप देखोगे ये श्रीलंका है, और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य आपको भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलता है। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको पाक जलडमरू मध्य देखने को मिलता है। तो ऐसे भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी वो कहाँ पे? अंडमान में ही पड़ेगा, अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है बैरन द्वीप, ठीक है, जिसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम भी आपको यही देखने को मिलेगा, जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो कि क्या है दोस्तों? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ऐसे भी पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं, ऐसे भी पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं, और आप पीवाईक्यू अगर सॉल्व करते होगे तो आपको दिख जाता होगा सारा चीज, ठीक है। चलिए, तो अरब सागर में खोजी गई गहरे समुद्र की मछली का नाम साइटोपिस इंडिका है, साइटोपिस इंडिका है, देख सकते हो साइटोपिस इंडिका है, साइटोपिस इंडिका है, ठीक है। जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में इंडियन डोरी कहा जाता है। देख लो मछली है कि मछला है, हमको तो समझे नहीं आ रहा है, ये मछली है कि मछला है, ठीक है। इतना मछली है कि मछला है, इसका आंख है कि आंख है, बटन है, इतना जिन हमको तो आंख निकाल के इसे बटन, आंख निकाल के गोटी खेलेंगे, गोटी, तो बस हमको लगता है ये गोटिए है, रखना ही गोटिए है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? दिस इज गोटी, ठीक है। चलो, दिस इज गोटी। AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की सिटी टेम्पा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मालूम है, ये नीता अंबानी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कोई सामाजिक कार्य के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। इतना सामाजिक कार्य के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है। इतना इतना साइंटिफिक मतलब इन्होंने क्या किया है दोस्तों? सामाजिक कार्य अच्छा किया। देखो एनजीओ वगैरह तो चलाती है, सामाजिक कार्य तो अच्छा करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिनका नाम हो जाएगा नीता अंबानी, जिनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नीता अंबानी। अच्छा मेरे भाई, इसी बात पे बताना कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसको मिला इस बार? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, ठीक है, बुकर अवार्ड अवार्ड बताइए। पेपर में छपने वाला प्रश्न है, इतना ये सब पेपर में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। और इनकी कहानी जो है ना, कहानी क्या हो जाएगा? ताइवान टैवलॉग हो जाएगा, ताइवान टैवलॉग हो जाएगा, ताइवान टैगलॉग हो जाएगा। और बताइएगा ये मिला किसको है? अनुवाद के लिए किसको मिला है? अनुवाद के लिए किसको मिला है? और ये ताइवान से ही बिलोंग करती है, ये ताइवान से ही बिलोंग करती है, ताइवान से ही बिलोंग करती है। कहानी का नाम भी ताइवान टैगलॉग ही हो जाएगा, ठीक है। 2026 वाला पूछ रहा है इतना, ये 2026 वाला पूछ रहा हूँ, 25 का मत बता देना, 2026 वाला पूछ रहा हूँ, 2026 वाला पूछ रहा हूँ इतना, 2026 वाला। यांग शुआंग जी इतना, यांग शुआंग जी। और अनुवाद के लिए लिंग किंग को गया है। इन दोनों लोगों को इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ताइवान टैवलॉग के लिए 2026 में दिया गया है, 2026 में दिया गया है, ठीक है। सो बताएगा 60वां ज्ञानपीठ किसको मिला? 60वां ज्ञानपीठ किसको मिला? 60वां ज्ञानपीठ किसको मिला? ये बताइए सब लोग, 60वां ज्ञानपीठ किसको मिलेगा? ठीक है, 60वां ज्ञानपीठ किसको मिलेगा? यांग शुआंग जी और लिंग किंग को दिया गया है दोस्तों ताइवान टैवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में। और ताइवान से ही बिलोंग करती है, लिंग किंग, ठीक है। यांग खुआंगी वांग क्वांग वाओ वाओ यांग क्वांग वाओ, ठीक है, ऐसे ना बोलते वांग क्वांग वाओ वाओ। चाइना वाले क्या बोलते? चीची पीची पापू चीची चाचू ची चाई मचा मुंह माका ची मक्का बूम 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 बूम, ऐसे ही करते रहते हैं ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है आर वेरा मुथु को मिला है, आर वेरा मुथु को मिला है। अच्छा इसी बात पे बताइए सभी लोग, ये 35वां सरस्वती सम्मान, 35वां सरस्वती इतना सरस्वती 35वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। ग्लोबल टीचर अवार्ड इतना ग्लोबल
ग्लोबल ग्लोबल टीचर अवार्ड, ग्लोबल टीचर अवार्ड, ग्लोबल टीचर अवार्ड, हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड, हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड, हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड, एबल पुरस्कार इतना, एबल इतना, एबल इतना, एबल अवार्ड, एबल अवार्ड, एबल अवार्ड, ठीक है। और बताइए सब लोग। छी 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 छी, ऐसे करते रहते हैं चाइना वाले, समझे नहीं आता है कि नहीं। याद रख लीजिएगा। ये राम कुमार, राम कुमार यत्ना, राम कुमार यत्ना, राम कुमार मुखोपाध्याय, मुखो उपाध्याय, राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है 35वां संस्कृति सम्मान दिया जाएगा हरा पार्वती कथा के लिए, हरा पार्वती इतना, हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा के लिए, हरा पार्वती कथा के लिए। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड रूबल नागी को इतना, रूबल नागी, रूबल नागी को दिया जाएगा, रूबल नागी को दिया जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड ममता कालिया को मिलेगा, ममता कालिया, ममता कालिया को मिलेगा, ये ममता कालिया को मिलेगा, ममता कालिया को मिलेगा, ठीक है, ममता कालिया को मिलेगा। इनकी कहानी का नाम जीते जी इलाहाबाद हो जाएगा, जीते जी क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, इंदिरा इलाहाबाद, इलाहाबाद हो जाएगा, जीते जी इलाहाबाद हो जाएगा। अच्छा कोई बताएगा इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार इस बार किसको दिया जाएगा? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार किसको दिया जाएगा? एबल पुरस्कार गर्ड फ्लटिंग्स, फ्लटिंग्स, गर्ड फ्लटिंग्स को दिया जाएगा, गर्ड फ्लटिंग्स को दिया जाएगा, गर्ड फ्लटिंग्स को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी अगर निःशस्त्रीकरण पुरस्कार ये ग्रामा माशेल को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा दोस्तों? ग्रामा माशेल को दिया जाएगा, किसको? ग्रामा माशेल, इतना, ग्रामा माशेल, ग्रामा माशेल को दिया जाएगा, ग्रामा माशेल को दिया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ रहता, लता दीनानाथ मंगेश, लता दीनानाथ मंगेशकर रहता, मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया जाएगा? कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा, किसको? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को दिया जाएगा। बेस्ट रत्ना मूवी, मूवी रत्ना, बेस्ट मूवी इन ऑस्कर, इन ऑस्कर रत्ना, ऑस्कर 2026 किसको गया है दोस्तों? बेस्ट मूवी इन ऑस्कर 2026 में किसको गया है? तो बेस्ट मूवी इन ऑस्कर 2026 में किसको गया है बताइए कि बेस्ट मूवी, ठीक है इतना, कहते हैं बेस्ट मूवी इन ऑस्कर 2026 में किसको मिला है बताइए? बेस्ट मूवी इन ऑस्कर इन 2026 में किसको गया है कि बेस्ट मूवी इन ऑस्कर इन 2026 में किसको गया है दोस्तों? 2026 में किसको गया है बताइए सब लोग? वन बैटल आफ्टर अनदर, बिल्कुल इतना, वन बैटल है इतना, वन बैटल इतना, वन बैटल आफ्टर इतना, आफ्टर इतना, आफ्टर अनदर, आफ्टर अनदर को गया है। अच्छा कोई बताएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? सुभाष चंद्र इतना, व्यक्तिगत श्रेणी में इतना, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र इतना, सुभाष चंद्र आपदा, आपदा, आपदा प्रबंधन इतना, प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको गया है? आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको गया? अच्छा ये भी बताइएगा कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया, उनकी कहानी का नाम क्या है ये भी बताइएगा। वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, जो मैंने पूछा है देखो, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसको गया? सिक्किम आपदा प्रबंधीकरण को गया, सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गया है। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक सालको को गया है, किसको दोस्तों? सीता अशोक सालको को गया, बिल्कुल इतना, सीता अशोक सालको को गया, किसको? सीता अशोक इतना, सीता अशोक इतना, सीता अशोक सालके, सीता अशोक इतना, सीता अशोक इतना, सीता अशोक इतना सालके को गया है, सीता अशोक सालके को गया है, सीता अशोक सालके को गया। अच्छा कोई तुम आए तो आया मुझे याद, यानी कि अलका याग्निक को कौन सा अवार्ड मिला बताइए? अलका याग्निक, अलका याग्निक को कौन सा अवार्ड मिला? अलका याग्निक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? रोहित शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? शिबू सोरेन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? शिबू सोरेन इतना, शिबू इतना, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? शिबू सोरेन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र को कौन सा अवार्ड दिया गया? ऐसे ऐसे करके, ठीक, चले, आई एम डूइंग इट फ्रॉम द सेकेंड नंबर, ठीक है, चलिए देखो अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला है, पद्मश्री, पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और अगर पूछे ये किसको दोस्तों? अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। और अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में दोस्तों, किसको दोस्तों, क्या दोस्तों? धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण मिला है, पद्म
विभूषण, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। उदय कोटक कितना, उदय कोटक को अगर पूछे, इनको भी पद्म भूषण मिला है, इनको भी पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड ये दिया गया किसको दोस्तों, क्या नाम है यार, नवतेज सरना को गया है, नवतेज सरना को जो है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड गया है। और इनकी कहानी का नाम हो जाएगा क्रीम यत्ना लिख लीजिएगा सब लोग, क्रिमसोन यत्ना, क्रिमसोन स्प्रिंग हो जाएगा, क्रिमसोन स्प्रिंग हो जाएगा, क्रिमसोन स्प्रिंग हो जाएगा। और इनकी जो कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है। तो इतने सारे अवार्ड हम आपको एक साथ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं पुष्पा छुपेगा नहीं साला हट, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। चलिए उसके पहले बता दूं, जिन भी छात्रों ने अभी तक हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को बाई नहीं किया है, ठीक है, तुरंत ही कुर्सी की पेटी लगाइए और बैचेस को बाई कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरे समर्पण के साथ पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या ही बोला जाए, ठीक, एक्सप्लेनेशन इतना कर देंगे कि तुम परेशान हो जाओगे कि कौन याद करे और कौन छोड़े, लेकिन उतना ही करेंगे जितना याद कर सको। चलो, गगनयान मिशन के लिए स्लो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट का पहला ग्राउंड टेस्ट किस संगठन ने किया है, बताइए सब लोग, ये किस संगठन ने किया है। तो ऑब्वियसली इसमें HAL करेगा नहीं, BPSS करेगा नहीं, ठीक, इन स्पेस करेगा नहीं, इसरो करेगा नहीं, कौन करेगा बताइए। तो पहली बात तो ये जो है इसरो के द्वारा ही किया गया है, इसरो के द्वारा ही किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा ही किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जरूर से याद रख लेना, ये मालूम है एक बार पूछ चुका है, लेकिन ये जरूरी थोड़े है कि जो एक बार पूछ चुका है वो दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो एक बार पूछ चुका है वो दोबारा नहीं पूछेगा, ये एक चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि ये पेपर में 100% है कि 1 नंबर आपको आएगा। गगनयान जब तक चर्चा में रहेगा ना, तब तक इस पे प्रश्न बनते रहेंगे, तब तक इस पे प्रश्न बनते रहेंगे आपके। गगनयान मिशन जब तक चर्चा में रहेगा, इन चारों पे प्रश्न बनते रहेंगे, इन चारों पे आपके प्रश्न बनते रहेंगे। इन चारों का नाम याद रख लेना। ये गगनयान मिशन में यही 4 लोग जाएंगे, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन जो है दोस्तों अंगद प्रताप, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोग गगनयान मिशन में जाएंगे। और गगनयान मिशन जब तक चला नहीं जाता, ये तब तक लगातार चर्चा में बनाया रहेगा, तब तक लगातार ये चर्चा में बना रहेगा। ये भले जो है ये ट्रायल जो है इसरो के द्वारा किया गया है। गगनयान मिशन के लिए स्लो सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट का पहला ग्राउंड टेस्ट किस संगठन ने किया है, तो इसरो ने किया है। इसरो के द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। 3 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा में स्थित एक सेकंड रुक जाइए। तो याद रख लीजिएगा, गगनयान मिशन जो मैं आपको बता देता हूँ 3 जुलाई को उसको टेस्ट फायर किया गया है। और क्या आप पैराशूट के परीक्षण की प्रक्रिया में जान सकते हैं, हालांकि ये सब चीज़ नहीं याद रखना, बस इसरो ने टेस्ट फायर किया इतना याद रख लेना, क्योंकि अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है। परीक्षण पे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, परीक्षण पे कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जब सफल हो जाएगा ना तब उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, इसरो के बारे में भले पूछ सकता है कि इसरो बनता कब है, जो 15 अगस्त 1969 को बनता है। डॉक्टर विक्रम लाल साराभाई इसके संस्थापक थे। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में हो जाएगा। बेंगलुरु जो है, इस बेंगलुरु में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके हेड कौन हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे, वी नारायण इसके हेड हो जाएंगे, बस दैट्स इट। चलिए, सिंगापुर और मलेशिया से जोड़ने के लिए 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम I2C हो जाएगा, I2C हो जाएगा, ठीक है। I-2 C हो जाएगा, I-2C हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। मतलब ये रखना, ये भारत से लेके ये रखना सिंगापुर तक सिंगापुर, ये जो सिंगापुर है ना, सिंगापुर तक 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों, तो I2C हो जाएगा, I2C हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, I2C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत, सिंगापुर और मलेशिया को जोड़ने वाला 3600 किलोमीटर लंबे सबमरीन केबल I2C यानी कि
इंडियन साउथ ईस्ट एशिया यानी कि लॉन्ग टर्म माइक्रो सिंगल डेटा कम्युनिकेशन मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। और मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या आप सभी लोग जानते होंगे जो बड़े बड़े ऐसे जो केबल होते हैं ना इंटरनेट की, जो इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके से मोटे मोटे जो है ना केबल आपको जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको समुद्र में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये जो मोटे मोटे केबल है ना आपको समुद्र की गहराई में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स मालूम है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डाले गए हैं, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए और संचार के लिए डाले गए हैं। समुद्र के अंदर जो है ना पूरा का पूरा जो है ना ये जो है ये बड़े बड़े केबल बिछाए गए हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जो है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या कर रहा है, जैसे इंटरनेट पहुंचा रहे हैं और संचार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हर जगह तो सैटेलाइट जो है लगाना संभव नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर बिछाना तो पॉसिबल है ना। तो पूरा जो समुद्र आप देखते हो ना ये ऑप्टिकल फाइबर से बिछा हुआ है, गहराइयों में डाल करके इसको जो है बिछाया गया है। सोचो एक थोड़ा सा भी अगर खराबी हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी धीस डैश हो जाएगा, पूरा धीस डैश हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। पहला एंटी भूषण सम्मान किसे प्रदान किया गया है? पहला एंटी भूषण सम्मान जो है ये प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है। ये प्रसून जोशी को इससे सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी जो है ना इनको इनसे सम्मानित किया गया, प्रसून जोशी को इससे सम्मानित किया। पहला एनबीटी भूषण सम्मान किसको मिला दोस्तों? ये प्रसून जोशी को मिला है। किसको दोस्तों? प्रसून जोशी को मिला है। किसको दोस्तों? प्रसून जोशी को मिला है, प्रसून जोशी को मिला है। गुरुजी, if you had added some math and reasoning, would you have, ठीक है, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस तो पेड में चल ही रही हैं, यूट्यूब पे नहीं लगाते हैं कम, तो यूट्यूब पे कम लगाते हैं इतना, मैथ और रीजनिंग तो पेड में चल ही रहा है। तो पहला एंटी भूषण सम्मान जो है एनबीटी भूषण सम्मान जो है यह प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है। प्रसून जोशी को एंटी भूषण सम्मान 4 जुलाई को राजनाथ सिंह करेंगे सम्मानित कर चुके हैं। उसके पहले ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया है तो भाई कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल जितना कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे? राजस्थान के पचपदरा में किया गया है। राजस्थान के पचपदरा में किया गया है। राजस्थान में आप देख सकते हो, राजस्थान में बालतोड़ा जिला के पचपदरा में इसका क्या किया है दोस्तों? शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली रिफाइनरी का उद्घाटन राजस्थान के बालतोड़ा जिले के पचपदरा में किया है, याद रखना। इसे हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त उपक्रम पहल है, ठीक है, के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। यदि आप इस परियोजना में, ठीक है, ये के द्वारा विकसित किया जा रहा है। जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान, तो राजस्थान में आपको अरावली देखने को मिलेगा, और अरावली जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर दिल्ली में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। और इसके सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गुरु शिखर हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी, और याद रख लीजिएगा 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और अपना अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। यहीं पे आप देखो राजस्थान में आप जाइएगा तो नागौरी अश्वगंधा को क्या मिला है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है। राजस्थान में ही आपको कालीबंगा देखने को मिलेगा, कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ पे आप देखोगे अरावली जो है ना, इसी अरावली से ही आपको क्या है दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम होता है। जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी का क्या होता है दोस्तों? उद्गम होता है। इसी अरावली से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। और दिलवाड़ा का जैन टेम्पल भी इसी अरावली पे ही देखने को मिलता है। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो भी आपको इसी अरावली में ही देखने को मिलता है। इसी अरावली पे ही दिलवाड़ा का जैन टेम्पल आपको देखने को मिलता है। तमिलनाडु आप जाइएगा, यहाँ पे पोंगल मनाते हैं। बिहार आप जाइएगा, यहाँ पे सोनपुर मेला होता है। मेरा आपसे प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। पटना हाईकोर्ट जो है इस पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है?
मुख्य न्यायाधीश है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? जब हाई कोर्ट की बात करता हूँ, हाई कोर्ट, तो आर्टिकल नंबर 214 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और हाई कोर्ट हमारे देश में 25 है, और 25वां कहाँ पे है? अमरावती में है, अमरावती में है। और पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे कौन हो जाएगा, तो पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश 12th कहाँ? अभी तो हम लोग 11th पे ही चल रहे हैं ना, अभी तो हम लोग 11th पे ही चल रहे हैं, अभी तो हम लोग 11th पे ही चल रहे हैं। तो मीनाक्षी मदन रॉय, बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा। मीनाक्षी यत्ना, मीनाक्षी मदन यत्ना, मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा, मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा, मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएगा। ठीक, चलिए। जुलाई 2026 में मल्दिहाबाद आम को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मालूम है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इतना प्रोडक्ट को मल्दिया आम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद के आसपास क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, और इसे प्रसिद्ध दशहरी आम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखो, इतना जीआई टैग मिल रहा है ना कि हम आपको, अगर मैं एक हफ्ते के अंदर में बात करूँ, एक हफ्ते में 100 चीज़ों को जीआई टैग मिला। 1 वीक, विद इन 1 वीक में आप देखोगे 100 जो है प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया। तो 100 हम लोग थोड़े पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो चर्चा में रहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से संबंधित। और हाँ, आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और आपके लिए एक चीज़ और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोगों में से सीटेट जिनके पास, सीटेट में जिनका 90 नंबर है, सीटेट में जिनका 90 नंबर है, उनके लिए खुशखबरी है, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इतना पीआरटी के लिए भी फिलअप कर सकते हैं, और 6 to 8 या 6 to 8 के लिए भी फिलअप कर सकते हैं। पीआरटी के लिए अगर डीएलएड किया है तो फॉर्म को फिलअप करेंगे, और 6 to 8 के लिए अगर बीएड किया है और सीटेट पेपर 2 अगर पास है तो आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, एसटी एससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर स्टेट से है तो आपका 90 नंबर होना चाहिए, अदर स्टेट से है तो आपका 90 नंबर होना चाहिए। और सुपर टेट के लिए मैं जो बता रहा हूँ, उससे बाहर हमारे करंट अफेयर्स नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका सुपर टेट का सिलेबस जो जारी किया गया है, इसमें देखोगे 40 नंबर का लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत और अगर इनमें से आप देखिएगा कोई एक आपको लेना पड़ेगा इतना सब्जेक्ट। ठीक है, इतना हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और उसके साथ साथ देखोगे 20 नंबर का आपका मैथ है, 10 नंबर का आपका साइंस है, 10 नंबर का इन्वायरमेंट है, यानी कि 20 नंबर आप मान सकते हैं इसको। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, चाइल्ड पेडोलॉजी फिलोसफी 10 नंबर का, जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर्स, कंप्लीटली करंट अफेयर्स है इतना, ये कंप्लीटली करंट अफेयर्स है। इसमें यूपी करंट अफेयर्स प्लस इतना अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, दोनों चीजें, यानी कि 30 नंबर का केवल करंट अफेयर्स आएगा, जो कि सुपर टेट में सबसे ज्यादा वेटेज निभा रहा है। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, ये नवंबर 2026 में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सुपर टेट का, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया, ऑफिशियल सिलेबस इसको जारी किया गया है, जानबूझ के जारी किया गया है सुपर टेट का सिलेबस, ताकि हम इसको क्या करें, नवंबर में एग्जाम कंडक्ट करा ले, क्योंकि दिसंबर से फिर काउंटिंग सभी लोग जो है लग जाएंगे इलेक्शन में, क्योंकि जनवरी से इलेक्शन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो सुपर टेट का सिलेबस ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। तो हमारी क्लासेस को करिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स का, एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स का, ये मान के चलिएगा। तो सीटेट वाले हैं, अगर आपका 90 नंबर है तो प्लीज तैयारी में करिएगा। ठीक है, चल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 1950 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन सा 77वां जो है वन महोत्सव मनाया गया। अब जैसे कि मान लो, अब 1950 में इसकी शुरुआत की जाती है, तो जाहिर सी बात है, एक ये हो जाएगा, और फिर 26 कितना हो जाएगा, 76 ये हो जाएगा, 76 + 1 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो मुझे आंसर नहीं पता था, लेकिन 1950 में शुरुआत की गई थी, इतना पता था मुझे। तो 77वां वन महोत्सव की शुरुआत की गई है, वन महोत्सव की शुरुआत की गई। मुझे आंसर नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि क्या था दोस्तों, 1950 में इसकी शुरुआत की जाती है, 1950 में इसकी शुरुआत की जाती है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होने वाला वन महोत्सव वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है, जो 1950 के तत्कालीन कृषि मंत्री मुंशी के एन मुंशी द्वारा शुरू किया गया था। इसका
इस उत्सव का कोई आधिकारिक क्रम, संख्या और संस्करण आधिकारिक निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि ये निरंतर चलने वाला वार्षिक कार्यक्रम है। निरंतर चलने वाला वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें क्या किया जाता है, वनारोपण किया जाता है। वनारोपण किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे पौधे लगाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो 77 हो जाएगा, 77वां हो जाएगा। ठीक, चलो। किस राज्य में स्थित जालदाबाद का नाम हाल ही में परशुरामपुरी रख दिया गया है? तो किस राज्य में, या आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, इतना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, जालदाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों, ये क्या कर दिया दोस्तों, परशुरामपुरी कर दिया गया। अच्छा, कोई बताएगा राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ का नया नाम क्या है? फोर्ट विलियम, या फोर्ट विलियम जो है, इस फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? ठीक है, पीएमओ कार्यालय का नया नाम क्या है? ठीक है, राजपथ, फोर्ट विलियम, पीएमओ कार्यालय, और ये सभी लोग बताइएगा इन तीनों का नया नाम क्या है। पुरानी संसद का नया नाम क्या है? पुरानी संसद का नया नाम पुरानी संसद का नया नाम क्या है? चलिए इन चारों के नाम बताइए। पता नहीं नाम बदलने वाली कौन सी प्रक्रिया इन लोग की चली है, हमको तो समझे में नहीं आता है। नाम बदल के क्या मिल जाएगा, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्या जरूरत है नाम बदलने की? आपको क्या लगता है, नाम बदलने से कोई फायदा होता है? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ फायदा होता है कि बहुत ज्यादा वाही लूट लेंगे, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसा कुछ तो होता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ठीक है, फिलहाल अगर पूछे राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदल के, और मैं बता देता हूँ पीआरटी में मालूम है, यूपी सुपर टेट में पीआरटी में 60,000 वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है केवल पीआरटी में, याद रखना। फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया। पीएमओ कार्यालय का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, और पुरानी संसद का नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया है। अच्छा, S-400 जो मिसाइल है, जो हम लोग किससे दोस्तों, रूस से खरीद रहे हैं, इसका नाम क्या बदल के किया गया है? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? कमेंट करते हुए आंसर बताइए, कमेंट करते हुए प्लीज आंसर बताइएगा। आज कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऊपर से बता के निकलना नहीं ना है। ठीक है, बात सही है कि नहीं, आप खुद बताइएगा। आज कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, कंटेंट आज थोड़ा सा ज़्यादा है। सुदर्शन, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सुदर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम बदल के सुदर्शन कर दिया गया है। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? ऑब्वियसली कहाँ पे बनाया जाएगा, ये पालघर में बनाया जाएगा। पालघर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला अपशोर का मतलब होता है पानी के बीच में, अपशोर का मतलब है पानी के बीच में। यत्ना अपशोर हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले के बंदवानन बंदरगाह के पास कृत्रिम भूमि यानी कि रिमेशनल लैंड पर बनाया जाएगा। यह हवाई अड्डा महानगर क्षेत्र MMR और हवाई यातायात के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया जा रहा है। खेमनई, आयतुल्लाह अली खेमनई को राजकीय विदाई दी गई और मोजतबा खेमनई ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न है कि ईरान के सर्वोच्च नेता कौन बने? ईरान के जो सर्वोच्च नेता बने हैं, इनका नाम मोजतबा खेमनई हो जाएगा। मोजतबा खेमनई ईरान के सर्वोच्च सुप्रीम लीडर बने। और ईरान ने कहा है हम अपनी कैपिटल भी बदल रहे हैं, हम अपनी कैपिटल भी चेंज कर रहे हैं और कह रहा है कि ईरान की जो नई राजधानी होगी वो मकरान होगी। अब तेहरान है, लेकिन जल्दी इसकी चेंज होकर राजधानी क्या हो जाएगी, मकरान हो जाएगी। तो मोजतबा खेमनई ईरान के सर्वोच्च नेता बने। ये कल की न्यूज है, 7/7/2026 की, आप देख सकते हो 7/7/2026 की न्यूज है, कल की ही न्यूज है, याद रख लीजिएगा। ये कल की ही न्यूज है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो। ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ब्रिक्स के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों वाराणसी में, ये बात आप याद रख लीजिएगा, 4 से 5 जून तक को इसका ब्रिक्स के कल्चरल ग्रुप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है, इसका आयोजन कहाँ पे, बनारस में किया गया। और आपको पहली बात बता देता हूँ, जो भारत जो है ना ब्रिक्स की अध्यक्षता चौथी बार कर रहा है, भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता चौथी बार कर रहा है। तो ब्रिक्स के CWG की मीटिंग जो है 29-30 अप्रैल को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। ब्रिक्स के CVG यानी कि कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है दोस्तों, ये वाराणसी में आयोजित की गई। ब्रिक्स की, अब ये आप जरूर से याद रख लीजिएगा, बस इतना ही आपसे पूछेगा। सेपा, इंडिया एंड ओमान, सेपा यातना
अब सेपा के बारे में क्या आप जानते हैं कि भारत की विदेश नीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन दिनों एशिया, पश्चिमी मिडिल ईस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अपने जाहिर सी बात है बढ़ेगी भी, पेट्रोलियम आ नहीं रहा है, पेट्रोलियम की दिक्कत हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम लोग अरब कंट्री को जाएंगे कि नहीं, मिडिल ईस्ट की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या मिल सके दोस्तों, पेट्रोलियम मिल सके, सिंपल, ठीक है। और इसमें और कोनो बहुत हमारा बहुत सारा स्वार्थ थोड़े झुका हुआ है, पेट्रोलियम हमको चाहिए इसलिए हम मिडिल ईस्ट की ओर जाएंगे। हम लोग क्या है मिडिल ईस्ट की ओर जाएंगे क्योंकि हमको पेट्रोल चाहिए भाई, हमको पेट्रोल चाहिए। अब कुछ हमारे सूचकांक, जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स में भारत को 94वां स्थान मिला है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को 127वां स्थान मिला है। प्रेस में भारत को 157वां स्थान मिला है। दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पीने योग्य पानी वाले देशों में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। इंटरनेट शटडाउन में भारत को दूसरा स्थान मिला है। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार हो जाएगा, ठीक। चलो, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है दोस्तों, आइसलैंड रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर रहा, टॉप पे पाकिस्तान रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 16वें स्थान पे हैं, फिनलैंड जो है दोस्तों सबसे खुशहाल देश है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग 4th स्थान पे, टॉप पे अमेरिका है, टॉप पे अमेरिका है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम लोग 6वें स्थान पे, टॉप पे चाइना है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में हम लोग 16वें स्थान पे, टॉप पे सिंगापुर है। एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग 3rd स्थान पे, टॉप पे अमेरिका है। और वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत जो 38वें स्थान पे, टॉप पे कौन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38 मतलब कि अगर मैं बात करूं 2025 में शीर्ष पे कौन हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगर आप पीआरटी का टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी छात्र हमारे प्रिय छात्र